हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इस क्लास में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे पढ़ेंगे और उसके आगे का सब टॉपिक्स के बारे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज बेलमेंट, ठीक है, उसका मीनिंग एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट ये कवर किया था। काइंड्स ऑफ बेलमेंट हमने कवर किया था और कवर किया था ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग हमने लास्ट क्लास में कर चुका था, लेकिन फिर भी एज अ रिविजन मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है एक गुड्स को डिलीवर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। और जब वो गुड्स जिस पर्पस के लिए डिलीवर किया गया है वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो जो पर्सन के पास गुड्स है वो पर्सन उसको वापस दे देता है, रिटर्न कर देता है टू द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड हिम, ठीक है। और ये होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? द अबेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिलीवर होता है फॉर सम पर्पस, कुछ पर्पस होता है, बिना मतलब से नहीं डिलीवरी होता। अगर बिना मतलब से डिलीवर किया जाएगा तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर नहीं आएगा, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो जो पर्सन है जिसके पास गुड्स है उसको रिटर्न करना होता है या फिर डिस्पोज करना होता है। और ये होना चाहिए, रिटर्न या डिस्पोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो हमने देखा था जो पर्सन करता है वो कहलाता है बेलर, और जिसके पास गुड्स जाता है डिलीवर होता है वो कहलाता है बेली। तो यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेलर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर, क्योंकि बेलर यहाँ पे डिलीवर करता है। तो वही वही एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट क्लास अटेंड किया अच्छे से, तो टेलर वाला एग्जाम्पल जो था, एक पर्सन सपोज ए है, वो अपना कपड़ा का मटेरियल दे रहा है टेलर को बी को कि उसका कपड़ा सिल जाए, सिलाने के लिए दे रहा है। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ए बेलर है, वो अपना गुड्स डिलीवर कर रहा है टेलर को जो कि बी है। और क्यों डिलीवर कर रहा है? फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि पर्पस क्या है उसका? पर्पस ये है कि वो जो गुड्स है, जो मटेरियल डिलीवर कर रहा है, वो सिलाई करके वापस से ए को दे दे। वो अपना टास्क जो है वो अकम्प्लिश कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा या फिर डिस्पोज कर देगा, जो भी बेलर कहेगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी ए कहेगा उसके अकॉर्डिंग वो या तो रिटर्न करेगा या डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, ठीक है। यही हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर। Enforcement of Bailey's duties. The duties of the Bailey are the rights of the bailier. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था about the duties of the bailier and the bailey. तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो बेली का जो ड्यूटीज है वही होता है बेलर का राइट्स। अगर आपने बेलीज का ड्यूटीज याद कर लिया तो बेलर का जो राइट्स है वो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो बेली का ड्यूटी रहता है वही बेलर का राइट्स रहता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में बेली का क्या ड्यूटी है? बेली का ड्यूटी है कि उसका जो सामान है वो जो मटेरियल दिया हुआ है ए जो बेलर है, ए ने जो मटेरियल दिया हुआ है बेली को जो कि है टेलर बी, वो उसका कपड़ा को सिल दे अच्छे से। तो वो बेली का ड्यूटी हो गया कि उसका काम कर दे, ठीक है। और अगर उसका कुछ लॉस कर दिया बेली, बेली का क्या ड्यूटी है कि वो सामान को वो अच्छे से रखे, है ना, अच्छे से रखे और अच्छे से उसका जो काम है वो पूरा करके वापस बेलर को दे। और अगर वो अच्छे से नहीं रखा, अगर कुछ नेग्लिजेंसी कर दिया, तो वो बेलर का राइट हो जाएगा कि अगर बेली अपना ड्यूटी नहीं निभाया तो बेलर का राइट हो जाएगा कि उसको उसका जो डैमेजेस है उसके लिए वो क्लेम कर सके, उसका जो भी लॉस हुआ है उस वजह से वो बेली को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। यानी कि बेली का ड्यूटी हो गया, अगर कुछ लॉस हो गया तो उसका ड्यूटी हो गया कि उसको कॉम्पेंसेट करना होगा बेलर को, और बेलर का ये राइट हो गया कि वो क्लेम कर सकता है वो डैमेजेस को। तो यही है, द बेलर कैन एनफोर्स बाय सूट ऑल द ड्यूटीज ऑफ द बेली जो ऑलरेडी डिस्कस्ड as his rights. The bailier has the following rights against the bailey. तो राइट्स एक एक करके देखते हैं। राइट टू क्लेम damages for loss caused to the goods bailed by bailey's negligence.
तो बेली के जो नेग्लिजेंस है, उसके केयरलेसनेस के वजह से जो भी डैमेजेस होगा बेलर को, वो बेली का ड्यूटी बन जाएगा उसको डैमेजेस को कॉम्पेंसेट करना, और अ, आपका जो बेलर है उसका राइट हो जाएगा ये, ठीक है, राइट टू क्लेम डैमेजेस हो जाएगा। दूसरा है राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम और ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। तो बेली अगर जो गुड्स है, जो बेल्ड गुड्स है, उसका अनऑथराइज यूज किया, तो भी बेलर के पास ये राइट रहेगा कि उसका जो डैमेजेस है उसको वो क्लेम कर सकता है, और बेली का ये ड्यूटी बन जाएगा कि अगर वो कुछ अनऑथराइज यूज किया है वो सामान का, तो बेली का भी ये ड्यूटी रहेगा कि वो कॉम्पेंसेट कर दे बेलर को। तो यहाँ पे वही हम लोग देख रहे हैं, जो बेली का ड्यूटी है वो बेलर का राइट बन जाता है, आगे भी वैसा ही है सारा। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स बेल्ड विथ हिज गुड्स। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर बेली अनऑथराइज्ड मिक्सिंग कर दिया ऑफ गुड्स, तो बेलर का राइट है कि उसके लिए भी वो कॉम्पेंसेशन करे। अगर अपने सामान के साथ वो बेलर का सामान को मिक्स कर दिया, तो इसके वजह से जो भी लॉस आएगा बेलर को, वो बेली को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एज सून एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस फॉर विच दे वर बेल्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड। तो जो बेली है उसका जो टाइम था दिया हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसका सिलने का टाइम दिया, सिलने के लिए टाइम दिया गया हुआ 15 दिन। तो 15 दिन के बाद वो या तो खत्म कर लेगा या एक्सपायर कर लेगा, जो भी होगा उसको वापस करना पड़ेगा बेलर को, और बेलर का भी ये राइट रहेगा कि वो अपना गुड्स को है वो डिमांड कर सके, सिंस जो टाइम दिया हुआ था फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वो एक्सपायर कर गया है, और या तो फिर वो अपना जो टास्क है, जो बेली है जिस पर्पस के लिए वो अपना गुड्स लिया था, वो अकम्प्लिश कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम एनी नेचुरल एक्रीशन ऑफ द गुड्स टू द गुड्स बेल्ड। नेचुरल एक्रीशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर बेली के पास गुड्स है, सपोज ए, सेम एग्जांपल लास्ट क्लास में आपने देखा था, काऊ है, ठीक है, काऊ ए दिया है बेली को, ए बेलर है, ए ने काऊ दिया बेली को, जो बी है उसको अपना काऊ दिया रखने के लिए, और उसी बीच 1-2 महीना दिया रखने के लिए, उसी बीच काऊ ने एक काफ को बर्थ दिया। तो यहाँ पे तो उसका एक्रीशन हुआ, मतलब कि जो उसका एक गुड्स था उसमें नेचुरल एक्रीशन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, उसने एक काफ को बर्थ दिया। तो ये बेलर का ये राइट रहता है कि वो क्लेम कर सके दोनों चीज, यानी कि काफ भी काऊ भी। ऐसा नहीं है कि बेली अपने पास रख रहा है काफ उसका अपना फायदा करने के लिए, ये नहीं, उसको दोनों चीज रिटर्न करना होगा, बेलर का भी राइट होगा कि वो दोनों चीज क्लेम कर सके। आगे है राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। द बेलर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट if the bailee does not act concerning the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment। तो यहाँ पे बेलर के पास ये राइट है कि अगर बेली को जिस तरीके से डायरेक्शंस दिया हुआ है वो उस तरीके से वो काम ना करे, तो वो कैंसिल कर सकता है बेलमेंट को, टर्मिनेट कर सकता है, एंड कर सकता है। एग्जाम्पल है ए लेट टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज राइडिंग, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of ए। तो यहाँ पे है कि ए ने बी को हॉर्स दिया कि वो राइड करे उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी हॉर्स को अपने कैरेज को चलाने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, कैरेज में यूज कर रहा है। तो ए तो उसको राइड करने के लिए दिया था, उसका डायरेक्शंस था, उससे वो उससे उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा था बी। तो इस वजह से ए क्या है, ए के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दे, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। ए चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन यानी कि टाइम नहीं आया है बेलमेंट खत्म होने का, बेलमेंट का जो पीरियड है उसका टाइम नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही बेलर जो है वो कैंसिल कर दे रहा है, वो टर्मिनेट कर दे रहा है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ए वाइल गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन डिलीवर्ड हिज ऑर्नामेंट्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी फॉर 1 मंथ। ए ने बी को अपना जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है या जो भी है गहना, उसको बी को दिया रखने के लिए कि वो सेफली रखे अपने पास बी। तो यहाँ पे बी जो है, बी का ये काम है, बी यानी कि जो बेली है उसका ये काम है कि उसका जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स है, उसको वो संभाल कर रखे 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ तक के लिए।
बट ए रिटर्न टू द स्टेशन आफ्टर 1 वीक, लेकिन ए जो है वो 1 वीक के अंदर वापस आ गया. ही मे डिमांड द रिटर्न ऑफ हिज ऑर्नामेंट्स इवन दो द टाइम ऑफ 1 मंथ हैज नॉट एक्सपायर्ड. तो यहाँ पे टाइम था 1 मंथ का, लेकिन वो 2 वीक्स के अंदर ही ए वापस आ गया. तो ए डिमांड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे प्री मेच्योर टर्मिनेशन ये राइट है बेलर के पास कि वो अपना जो सामान जो दिया है वो टाइम से पहले वो वापस मांग सके और बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट उसको टर्मिनेट कर सके. ये राइट होता है बेलर का. हाउएवर, लेकिन इसका एक कंडीशन है. ड्यू टू द प्री मेच्योर रिटर्न ऑफ द गुड्स, इफ द बेली सफर्स एनी लॉस, अगर ये प्री मेच्योर टर्मिनेशन की वजह से बेली का कुछ लॉस हुआ which is more than the benefit obtained by him from using the goods paid, the bailor has to compensate the loss. तो अगर इस दौरान बेली का लॉस हुआ है तो यानी कि उसका बेनिफिट जितना हुआ है उससे ज्यादा ही उसका लॉस हो गया, तो इस केस में जो बेलर है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बेली को. आगे देखते हैं राइट्स ऑफ बेली. अभी तक हमने देखा अबाउट राइट्स ऑफ बेलर, अब देखते हैं राइट्स ऑफ बेली. As a matter of fact, all the duties of the bailier are the rights of the bailey. तो वहां पे हमने देखा था all the duties of the bailey are the rights of the bailier. तो यहाँ पे है कि जो भी ड्यूटीज है बेलर का वो है होता है राइट्स ऑफ द बेली. यही है वाइसी वर्सा. अगर आपको ड्यूटीज याद हो गया है बेलर एंड बेली का तो राइट्स याद करने में दिक्कत नहीं होगा. राइट्स वही है जो बेलर का राइट्स वही है जो बेली का ड्यूटीज है, और यहाँ पे बेलर का ड्यूटीज वही है जो बेली का राइट्स है. In addition to that, the bailey has the following other rights. तो देखते हैं बेली का क्या राइट्स रहता है. Right to claim damages. A bailey is entitled to receive compensation from the bailier or any loss damage caused to him due to the failure of the bailier to disclose any faults in the goods known to him. If the bailment is for hire, the bailier will be liable to compensate even though he was not aware of the existence of such faults. तो यहाँ पे है कि बेली है, अगर बेलर अपना गुड्स देने से पहले बेली को बताया नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम है उस गुड्स में. सपोज आपका फ्रेंड आपको लैपटॉप दे रहा है रखने के लिए और कुछ बताया नहीं कि लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है. मे बी लैपटॉप को चार्ज करने से ज्यादा चार्ज करने से वो प्रॉब्लम कर जाएगा, वो बर्स्ट आउट कर जाएगा, ज्यादा हीट अप हो जाएगा. तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं बताया. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कॉम्पेंसेट कौन करेगा, क्योंकि बेली को आइडिया नहीं है. तो ऐसे केस में बेलर का ही को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. इसलिए है राइट टू क्लेम डैमेजेस. ऐसे में बेली जो है वो क्लेम कर सकता है जो भी उसका डैमेज हुआ है. और ये तो फिर भी और एक एग्जांपल देखते हैं. लास्ट क्लास में भी देखिए सबका ड्यूटीज जो है वो राइट्स है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी जो एग्जांपल्स है वो इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा. जैसे कार कार हायर करने वाला, आपने कार हायर किया, आपको कहीं घूमने जाना है, तो जो बेलर है जिससे आपने कार हायर किया, जिसने आपको कार डिलीवर किया, बेलर, उसका ये राइट बनता है कि वो जो भी सामान आपको दे रहा है उसमें जो भी फॉल्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्लोज करे. ठीक है, कोई भी जो फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है. अगर उस वजह से वो डिस्क्लोज नहीं किया, मे बी बोला मे बी पीछे का जो कार का सीट है वो फटा हुआ है और वो आपको दे दिए कार, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, अचानक से आपको पता चला, आपने कार ले लिया, फिर देखा कि अच्छा कार का सीट खराब है, और अब आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो बेलर है वो दूर रहता है, आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा कार. तो ऐसे में आपका लॉस हुआ. ठीक है, आपके पॉकेट से पैसा गया, तो वो सारा आप क्लेम कर सकते हैं बेलर से. आप बोल सकते हैं कि आपने बताया नहीं, आपको बताना था, और तो आप मेरे को कॉम्पेंसेट करिए मेरा डैमेज का. तो ये हो सकता है, ये रहता है राइट बेली का. नेक्स्ट है राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस. In case of gratuitous bailment, a bailey has a right to claim remuneration and all necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. तो यहाँ पे है जो बेली है उसका जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो सामान का देखभाल करने में, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट्यूटस बेलमेंट. ग्रेट्यूटस बेलमेंट यानी कि विदाउट कंसिडरेशन या फिर विदाउट पेमेंट. तो अगर अपने पड़ोसी को एक इंसान अपना हॉर्स दे रहा है कि संभाल के रखिए मेरा हॉर्स को, और वो इंसान इसमें पैसा का लेन देन नहीं है, लेकिन उस इंसान वो हॉर्स अचानक से तबीयत खराब हो गया हॉर्स का, तो उसका देखभाल करने में जो एक्सपेंसेस लगा, मेडिसिन एंड टेक केयर करने में हॉर्स का जो भी एक्सपेंसेस लगा, वो बेली क्लेम कर सकता है. उसके पास राइट है टू क्लेम रेम्यूनरेशन एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस. नेक्स्ट है right to be indemnified. Bailey is entitled to be indemnified by the bailier
by the bailor for any loss arising to him by the bailor। तो यहाँ पे है कि जो बेली है उसका जो भी लॉस है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है आई गेस, यहाँ अगेन बाय द बेलर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बेली इज इंटाइटल्ड टू बी इंडेमनीफाइड बाय द बेलर फॉर एनी लॉस अराइजिंग टू हिम। तो यहाँ पे है बेली जो है उसका जो भी लॉस हुआ है वो बेलर से क्लेम कर सकता है। बेलर को उसका जो भी लॉस है इंडेमनी, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, कुछ भी लॉसेस है डैमेजेस है उसको कॉम्पेंसेट करना। तो यहाँ पे जो बेलर है उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा बेली का कुछ भी लॉस या डैमेजेस है। तो किस टाइप का डैमेजेस? If the bailor has no title to the goods and the bailee in good faith delivers them back to or according to the directions of the bailor, the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery। तो यहाँ पे जो बेलर है जिसने गुड्स दिया था बेली को, वो एक्चुअली में वो गुड्स का ओनर है ही नहीं। और बेली क्या किया, बेली तो अपने गुड फेथ में वो गुड्स को वापस डिलीवर कर दिया बेलर को, कि वो उसको लगा वही है ओनर। लेकिन अगर इस केस में वो बेलर कह रहा है कि ये मेरा गुड्स है ही नहीं, तो इसमें बेली की कोई गलती नहीं है, ठीक है। बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी, क्योंकि उसको जब गुड्स मिला था तो उसको यही कहा गया था कि उसको यही लगा था कि वही बेलर है, क्योंकि वही बेलर जो था वो गुड्स लाया। तो इस केस में भी अगर उसका जो भी लॉस होगा तो वो बेलर जो है वही इंडेमनीफाई करेगा उसके लॉसेस का। नेक्स्ट है राइट टू कवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर। right to deliver goods to one of the joint bailers। ये है section 165। If the several joint owners bailed the goods, the bailee has the right to deliver them to deliver them to any one of the joint owners unless there was a contract to the contrary। तो यहाँ पे अगर सपोज कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको टेलर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आप और आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप किसी फ्रेंड का ही शादी है और आप लोग बाकी फ्रेंड्स लोग जिनकी शादी नहीं है, बाकी लोग जिन लोगों को शादी में जाना है, उन लोग सोचे कि अच्छा हम लोग को सूट सिलवाना है। बॉयज भी सूट पहनते हैं, गर्ल्स भी सूट पहनती है, तो एग्जाम्पल सही जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप लोग को सूट सिलवाना है, तो आप लोग पांचों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग सेम टेलर के पास ही जाएंगे सूट सिलवाने, ठीक है। तो 5 नहीं, चलो 3 फ्रेंड्स ले लेते हैं, ये एग्जांपल के साथ जाएगा। तो सपोज ए बी सी है, ए बी सी आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, आप लोग चल गए टेलर के पास, बोले कि हमारा ये सूट सिल दीजिए। तो वो टेलर है, टेलर हो गए बेली, आप लोग तीनों हो गए बेलर, जॉइंट बेलर्स हो गए आप लोग तीनों, ठीक है। तो आप लोग तीन हो गए जॉइंट बेलर्स हो गए। तो टेलर को बोले कि सिल दो, टेलर सिल दिया, उसके बाद टेलर का क्या राइट है, टेलर आप लोग तीनों में से किसी एक जन को डिलीवर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तीनों का अलग अलग सूट है तो तीनों के पास जाए और डिलीवर करे, ऐसा नहीं है। उसके पास राइट है टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। तो यही था राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। आगे है राइट ऑफ लीन। Where the bailee has rendered any service in accordance with the purpose of the bailment involving the exercise of labor or skill, he has a right to retain such goods until he receives the due remuneration for the services he has rendered in respect of them, if there is no contract to the contrary। तो यहाँ पे है राइट ऑफ लीन में क्या होता है कि जो बेली है उसने अपना, जैसे कि टेलर हो गया बेली, टेलर ने अपना पूरा लेबर और स्किल्स को एक्सरसाइज करके आपका जो सूट है वो प्रिपेयर किया, उसने उसने अपना स्किल्स को यूटिलाइज किया, अपना जो उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, बाकी जो टेलर्स या जो काट चाट करते होंगे, उन लोग को पैसा दिया, उन लोग का लेबर यूज किया, तो वो सारा उसने काम किया। तो उसके पास ये राइट है कि अगर आप लोग तीनों में से कोई या कोई भी, अगर आपने टेलर को पैसा नहीं दिया तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सके। वो आपको नहीं देंगे गुड्स, क्योंकि आपने उसका उसने पूरा मेहनत किया आपके कपड़े में, लेकिन आपने उसको, आप उसको पैसा नहीं देंगे, तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को जो है अपने पास रख ले, ठीक है। तो वही होता है राइट टू लीन। तो इसका मतलब देखते हैं, और भी है राइट टू, ये लीन का मतलब दो है, लीन पर्टिकुलर और स्पेशल लीन कहलाता है, और एक होता है जनरल लीन, ठीक है। तो इसके बारे देखते क्या है। Lien is a right by which one person is entitled to retain the possession of some goods belonging to another until the claims of the person, यहाँ पे the होगा, of the person in possession are satisfied। तो यहाँ पे है कि लीन में एक पर्सन का राइट होता है कि वो जो भी गुड्स है उसको रिटेन कर सके, ठीक है ना। रिटेन द पोजिशन ऑफ सम गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर।
इस केस में भी राइट ऑफ लीन में हमने देखा था कि उसके पास राइट है कि जो गुड्स है उसको अपने पास रख सके जो कि किसी और का है, until the claims of the person in possessions are satisfied। जब तक वो इंसान जिसके पास वो गुड्स है यानी कि बेली, वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप उसको पैसा दिए बट वो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बना था कि सिलने का 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप 800 ले रहे हैं तब भी उसके पास राइट है वो आपको कपड़ा नहीं देगा जब तक उसका जो यहाँ पे क्लेम ऑफ द पर्सन इन पोजिशन आर सेटिस्फाइड, जब तक उसका जो क्लेम है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको गुड्स नहीं देगा। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। X gives his mobile to Y, a mobile technician for repairing। X ने अपना फोन दिया Y को, Y जो है मोबाइल टेक्नीशियन है। X fails to pay the repairing charges to Y, hence Y is entitled to retain the mobile until X pays the repairing charges। The right of retaining the mobile of Y is called lien। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे X जो है वो Y को मोबाइल दे रहा है। क्यों दे रहा है? प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसका मोबाइल खराब हो गया है तो वाई को बोल रहा है बना बना दो। वो मोबाइल टेक्नीशियन है, मोबाइल टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे वाई जो है, वाई बना दिया उसका मोबाइल, वो अपना पूरा लेबर एंड एक्सरसाइज किया अपने लेबर एंड स्किल्स को। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है वो उसको पैसा नहीं दे दिया रिपेयर करने का, तो उस केस में वाई के पास पूरा राइट है कि वो जो मोबाइल है उसको रख ले, और ये राइट ऑफ रिटेनिंग मोबाइल बाय वाई इज कॉल्ड लीन। ठीक है, ये कहलाता है आपका लीन। तो लीन के दो टाइप्स है, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। तो ये देखते हैं क्या होता है। पर्टिकुलर लीन देखते हैं, सेक्शन 170, where the bailee has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the service of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in the absence of a contract to contrary, a right to retain such goods until he receives the remuneration for the services he has rendered in respect of them। In case of particular lien, the following conditions must be satisfied। तो ये जो सेंटेंसेस हमने पढ़ा वो सेम यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही पॉइंट्स से हम लोग देखते हैं। ही शुड हैव रेंडर्ड सम सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, यानी कि ये पर्टिकुलर लीन कब का मतलब कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर लीन का मतलब यहाँ पे है कि जो बेली है अगर वो अपना लेबर एंड स्किल्स पूरा यूज किया है, एक्सरसाइज किया है वो गुड्स जो बेल्ड गुड्स है उसके ऊपर, और अगर उसका जो बेलर है वो उसको रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सके, अपने पास ही रखे और उसको नहीं दे। तो वही है, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है ही शुड हैव रेंडर्ड सम सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल। अगर वो टेलर के पास कपड़ा है और उसने अपना कुछ स्किल्स, लेबर और स्किल्स यूज ही नहीं किया, उसमें एक्सरसाइज ही नहीं किया, यानी कि कपड़ा वैसे का वैसी है, तो उसके पास ये राइट नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा कंडीशन है उसको, ही मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड हिज और हर स्किल्स एंड लेबर। ठीक है, दूसरा है लेबर शुड हैव बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट। तो उन लोगों को कहा गया है सूट बनाने, पर वो बना दिया आप लोग के लिए कोई नाइट सूट बना दिया, लेकिन आपको आपके शादी के लिए पहनने का सूट बनाना है, लेकिन उन लोग रात के लिए नाइट सूट बना दिया, तो जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं किया। हमने बेलमेंट का डेफिनेशन में भी देखा था कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर होना चाहिए, बेलर ने जो कहा था वो नहीं किया, तो यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे अगर वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर परफॉर्म किया है तभी राइट आएगा बेली के पास कि वो ये राइट क्या आएगा, ये लीन का। ठीक है, राइट ऑफ लीन का उसके पास काम आएगा, राइट ऑफ लीन, जब ये सारा कंडीशंस फुलफिल होगा। दूसरा, ही कैन रिटेन ओनली सच गुड्स ऑन विच ही हैज एक्सपेंडेड लेबर और स्किल। तो वही है, उसका लेबर और स्किल उसमें यूटिलाइज होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनने वक्त जब आप गए टेलर के पास उसी टाइम ने ऐसा ना हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो कि पैसा नहीं देंगे, फिर भी आप पहले मुझे दे दीजिएगा उसके बाद मैं पैसा दूंगा। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं बना होना चाहिए। अगर वैसा कुछ है तब बेली के पास राइट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम उसने अपोज नहीं किया, उसने बोला ठीक है मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा फिर आप मुझे पैसा दीजिएगा। तो ऐसे होने पे, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, यानी कि ये सारा चीज उसमें फिर फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था जो कि ये सब चीज से अलग से काम करता हो, तो वैसे केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल लीन। अ जनरल लीन इज अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर एज सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स।
The right of a general lien is given only to a particular person. The persons entitled to general lien are bankers, factors, wharfingers, attorneys of a high court and policy brokers. तो यहाँ पे है जनरल लीन वो होता है कि दूसरे पर्सन को ये राइट रहता है टू रिटेन एनी गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर पर्सन, यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बैंक का ही एग्जांपल ले लीजिए और बाकी सारे जो भी एग्जांपल्स है उसमें भी वही होता है कि बैंक के पास ये राइट रहता है कि वो आपका गुड्स जो है उसको रिटेन करे, अपने पास ही रखे एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो ये आ जाता है आपका जनरल लीन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर्स। थर्ड पार्टी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के गलती से कुछ हुआ तो क्या राइट रहता है बेलर एंड बेली का। सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। If a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed, or does them any injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case, if no bailment had been made. Either the bailer or the bailee may bring a suit against the third person for such deprivation or injury. तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई थर्ड पर्सन, यानी कि ना ना तो बेली है ना तो बेलर है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन डिप्राइव्स द बेली ऑफ द यूज और पोजीशन ऑफ द गुड्स बेल्ड, यानी कि जो बेली के पास जो गुड्स है उसके वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है थर्ड पर्सन, वो जो गुड्स पोजेस कर रहा है उस टाइम पे, यानी कि वो ओन नहीं करता है गुड्स, ठीक है, वो पोजेस कर रहा है बेली वो गुड्स उस टाइम पर, उस टाइम पे कोई थर्ड पर्सन आके कुछ ऐसा रॉन्गफुली एक्ट किया जिसकी वजह से बेली को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केस में बेली वो सारा रेमेडीज कर सकता है जो एक उसका रियल ओनर करता। ठीक है, यानी कि अगर अगर सपोज लैपटॉप आपने दे दिया टेक्नीशियन को, ठीक है, जो लैपटॉप बनाता है उसको दे दिया लैपटॉप बनाने के लिए, तो आप हो गए बेलर, वो टेक्नीशियन हो गया बेली। और यहाँ पे लिखा इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed, तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ गया और वो कुछ इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, वो वो या तो लैपटॉप को चोरी करना चाह रहा है या कुछ भी दिक्कत कर रहा है बेली के लिए, तो यहाँ पे बेली वैसा एक्ट कर सकता है जो एक रियल ओनर एक्ट करता है वहां पे। ठीक है, द बेली इज entitled टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड। तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेली के लिए उस गुड्स को बेल्ड गुड्स को लेकर, तो बेली कुछ ऐसा एक्शन कर सकता है जो रियल ओनर कर सकता था, यानी कि बेली उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, भले वो बेली का सामान नहीं है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 कहता है कोई भी थर्ड पर्सन कुछ एक्ट करेगा बेल्ड गुड्स के ऊपर जो कि पोजीशन में है विथ बेली, अंडर बेली, तो बेली के पास ये राइट रहेगा कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल करे। ठीक है, ये बेली का राइट हो जाएगा। आगे इधर बेलर और द बेली मे ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर सच डेप्रीवेशन और इंजरी। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो लैपटॉप में, या तो वो लैपटॉप जानबूझकर कोई थर्ड पर्सन आया गुस्सा से गिरा दिया, उसका दोस्त है या कुछ, या फिर चोरी करके ले गया, तो ऐसा नहीं है बेली केस नहीं कर सकता, बेली भी केस कर सकता है, बेली भी ऐसा एक्ट कर सकता है कि उसी का गुड्स है क्योंकि वो गुड्स उस टाइम उसके पोजीशन में था, और बेलर तो कर ही सकता है क्योंकि वो एक्चुअल ओनर वही है, और यहाँ पे बेली भी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है apportionment of relief or compensation obtained by such suits, section 181। Whatever obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailor and the bailee be dealt with according to the respective interest। तो ये सपोज यही लैपटॉप वाला एग्जांपल, अगर लैपटॉप उसने गिरा दिया या चोरी करके ले गया और उन लोग केस फाइल कर दिया उस इंसान के अगेंस्ट, और बाद में वो जो थर्ड पर्सन है वो कॉम्पनसेट कर दिया, ठीक है, उसने जो अगर लैपटॉप चोरी किया था तो लैपटॉप को वापस दे दिया, या फिर लैपटॉप को डैमेज कर दिया था तो लैपटॉप का डैमेजेस का जितना भी कॉस्ट है थर्ड पर्सन ने उसको कॉम्पनसेट कर दिया, तो उस केस में बेलर एंड बेली है उन लोग अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट डील कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन लोग वो जो भी उनका कॉम्पनसेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग उन लोग काम कर सकते, अपने अपने ही अपने आप एक दूसरे के बीच में डीलिंग कर सकते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। A contract of bailment shall terminate in the following circumstances। तो कौन कौन से केसेस में बेलमेंट का टर्मिनेशन होगा, यानी कि एंड हो जाएगा बेलमेंट।
on the expiry of stipulated period. If the goods were given for a stipulated period, the contract of bailment should terminate after the expiry of such period. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गुड्स दिया हुआ है 15 दिन के लिए बेली के पास, 15 दिन हो गया मतलब कि वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शुड टर्मिनेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, पीरियड एक्सपायर हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, for a specific purpose, a bailment should terminate on the fulfillment of that purpose। यानी कि अगर जो पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो गुड्स डिलीवर किया गया है वो पर्पस फुलफिल हो गया, यानी कि मतलब कि वो बेलमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो टर्मिनेट हो गया। ये है फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड और ये है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट है बाय नोटिस, where the bailee acts in a manner inconsistent with the terms of the bailment, the bailier can always terminate the contract of bailment by giving notice to the bailee। यानी कि बेली को जो कहा गया है उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहा है। बेली को कहा गया था कुछ करने और वो कुछ और कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अपना फोन दिए, आप फोन में कुछ और बनाने के लिए दिए हुए हैं उसको। अ, अगर आपका फोन के इंटरनल इंटरनल कुछ चीज में प्रॉब्लम है, तो वो जो बेली है वो इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व ना करके उसका जो ऊपर का जो ग्लास है उसको सॉल्व कर रहा है, उसको उसमें चेंज ला रहा है, तो वो तो आपने कहा ही नहीं था। तो इस केस में आप चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेली जो है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर काम नहीं कर रहा है। A gratuitous bailment can be terminated by the bailor at any time by giving notice to the bailee. However, the termination should not cause loss to the bailee more than the benefit derived by him। तो यहाँ पे gratuitous bailment में, यानी कि ऐसा bailment जहाँ पे there is no payment, it happens without payment या फिर without consideration, तो उस केस में बेलर जो है वो किसी भी टाइम पे नोटिस दे सकता है बेली को कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करना है। जैसे कि हमने देखा था ऑर्नामेंट्स वाले एग्जांपल में, ए ऑर्नामेंट्स देता है बी को 1 महीने के लिए रखने के लिए, लेकिन वो 1 महीने से पहले आ जाता है, तो इस केस में वो टर्मिनेट कर सकता है, या कोई भी केस में वो चाहे तो किसी भी टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। However, the termination should not cause loss to the bailey। लेकिन उसका यही कंडीशन है कि ऐसा ना हो कि उस टर्मिनेशन की वजह से जो बेली है उसका लॉस हो रहा हो। अगर बेली का लॉस हो रहा हो तो वो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सपोज वो ऑर्नामेंट्स वाले एग्जांपल में ए दिया था उसको 1 महीने के लिए रखने के लिए, बेली था अपने घर में, लेकिन वो उसका जो सामान था वो सेफ कस्टडी में रखा, ऑर्नामेंट्स को रखा, लेकिन बेली वो बाहर गया हुआ था कहीं, ठीक है, और उसका आना था 2 वीक्स के बाद। लेकिन बेलर आता है, वो बोलता है नहीं अब मुझे टर्मिनेट करना है, ये बेलमेंट को टर्मिनेट करना, आप मुझे मेरा ऑर्नामेंट्स दो। तो बेली कह रहा है अभी मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी बेलर कह रहा है उसको टर्मिनेट करना है, तो बेली को आने में खर्चा होगा, उसका अपना अपना जो काम था वो छोड़ के वो आएगा, तो इस केस में उसका जो भी लॉस होगा वो बेलर को कम ये फुलफिल करना पड़ेगा, भले ये ग्रेट्यूटियस बेलमेंट था, ठीक है, विदाउट पेमेंट था, लेकिन इस केस में अगर कुछ ऐसा हुआ जिसमें लॉस हुआ है बेली का, तो उस केस में बेलर जो है उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं बाय डेथ। A gratuitous bailment terminates upon the death of either the bailor or the bailey। तो gratuitous bailment में अगर बेलर और बेली का डेथ हो गया तो वो हो जाता है आपका, टर्मिनेट कर जाता है, बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। Destruction of the subject matter। If the original condition of the bailed goods does not exist or is destroyed, the contract of bailment is automatically terminated because the purpose will not be fulfilled or the performance of contract is impossible। तो जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, जो बेल्ड गुड्स है, अगर वही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज रहेगा ही नहीं, कुछ गुड्स ही नहीं रहेगा जिसकी वजह से जो पर्पस है वो अकम्प्लिश हो या वो फुलफिल हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वही है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो ये सारा था आपका टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के अंदर, कि बेलमेंट कब टर्मिनेट करता है। नेक्स्ट है, ये लास्ट है अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो है फाइंडर ऑफ गुड्स। A finder of goods is a person who finds goods belonging to another and takes them into custody। फाइंडर ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स किसी और का है, वो खो गया है लेकिन उसको किसी और पर्सन को मिला है, उसको कहते हैं, वो होता है फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी और का गुड्स किसी और को मिला है, तो जो
जिसको मिला है वो हो जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स, क्योंकि वो फाइंड करता है लॉस्ट गुड्स को। जनरली देयर इज नो ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स। तो यहाँ पे जनरली कोई ड्यूटी नहीं रहता है जो पर्सन जो है जिसको गुड्स मिला है। बट इफ ही पिक्स देम अप और टेक चार्ज ऑफ द गुड्स ही बिकम्स द बेली ऑफ दोज गुड्स। तो अगर किसी को खोया हुआ कुछ सामान मिला तो उसका कोई ड्यूटी नहीं है, जरूरी नहीं है वो खोया हुआ सामान को वो उठाए, ठीक है, ये कुछ उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि वो गुड्स को वो पिक करे और वो गुड्स का वो चार्ज ले, यानी कि उसको वो डिसीजन ये डिसाइड करे कि क्या करना है गुड्स का, तब वो बन जाता है बेली। उस केस में वो बन जाता है he or she becomes the bailey when he picks up or take charge of the goods, ठीक है। राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो देखते हैं जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उनका क्या राइट्स रहता है। he may retain the goods against the owner until he receives such compensation। तो यानी कि जो गुड्स मिला है फाइंडर को, वो गुड्स को वो अपने पास रख सकता है जब तक उसको कॉम्पेंसेशन ना मिले रियल ओनर से। इफ द रियल ओनर ऑफ द गुड्स हैज ऑफर्ड अ रिवॉर्ड for the return of lost goods, the finder may sue for such reward and may retain the goods unless he receives it। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सामान किसी का प्रेशियस चीज खो जाता है, तो हम लोग पोस्टर लगाए रहते हैं कि अगर कोई ये सामान ढूंढ के ला दिया मेरे लिए तो मैं उससे इतना लाख पैसा दूंगा या दूंगी, तो ऐसा रहता है। तो उस केस में जो फाइंडर है वो क्लेम कर सकता है कि आपका तो मैंने सामान ले आया तो आप मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए, जो आपने ऑफर किया था, जो रिवॉर्ड आपने ऑफर किया था वो दीजिए। तो वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं दिया, जो ओनर है गुड्स का वो नहीं दिया, तो बेली के पास ये राइट है कि वो रिटेन कर सके जब तक वो रिवॉर्ड को रिसीव ना करे, ठीक है। ही मे रिटेन द गुड्स अनलेस ही रिसीव्स इट। आगे देखते हैं, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स फाउंड बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस। और जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, जो बेली बन जाता है बाद में, उसके पास क्या क्या राइट्स रहता है, वो सेल कर सकता है गुड्स को। पर किस केसेस में वो सेल कर सकता है? इफ ही कुड नॉट फाइंड आउट द ओनर ऑफ द गुड्स विथ रीजनेबल डिलीजेंस। तो वो जो है वो जो रियल ओनर है गुड्स का उसको वो ढूंढ नहीं पाता है, तो उस केस में वो बेच सकता है गुड्स को। when the owner of the goods refuses to pay lawful charges to the finder, यानी कि जो भी लॉफुल चार्जेस लगा है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, यानी कि जो फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का उसको जो भी लीगल चार्जेस, यानी कि उसका जो भी ओनर को ढूंढने में जो चार्जेस लगा है, ठीक है, लीगल चार्जेस या लॉफुल चार्जेस लगा है, वो भी तो ऑब्वियसली कॉम्पनसेट करेगा ना जो ओनर है। अगर वो ओनर नहीं दिया तो तब तो लॉस हो जाएगा। तब फाइंडर क्यों फायदा, क्यों बेकार का अपना चार्ज ले लिया वो गुड्स का और खोजने लगा ओनर को। तो ओनर का ये राइट, ये ड्यूटी बनता है कि वो जो बेली है, जो उसका गुड्स उसको मिला है, फाइंड किया है, उसको कॉम्पेंसेट करे। उसका जो भी लॉफुल चार्जेस लगा है, जो भी लॉस से अपने पॉकेट से जो भी पैसा लगा है लॉफुल चार्जेस में, वो उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो रिफ्यूज कर सकता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स रिफ्यूज कर सकता है, वो कह सकता है कि मैं नहीं दूंगा आपको। इफ द थिंग्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग, यानी कि कोई ऐसा गुड्स है जो खराब हो सकता है, ठीक है, तो वैसे गुड्स को भी वो बेच सकता है, उसके पास राइट है कि वो बेच सके। when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to two-third of its value, यानी कि लॉफुल चार्जेस, यानी कि जो फाइंडर है वो गुड्स को संभालने में उसका जो गुड्स का जो दाम है उसका टू थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब यानी कि अगर गुड का दाम है 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल गुड्स का दाम है 100 रुपीज, लेकिन वो लीगल दौड़ धूप में ये कोर्ट कचहरी करने में जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसका पैसा लग गया अराउंड 66 to 70 रुपीज, और जो गुड है उसका दाम है 100 रुपीज, तो उसका काफी ज्यादा लॉस हो गया। वो काफी खर्चा कर दिया उस गुड में, जबकि उसका दाम है 100 लेकिन खर्चा हो गया 66 रुपीज, उसके 50% से भी ज्यादा खर्चा हो गया, यानी कि टू थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू। तो उस केस में भी फाइंडर के पास ये राइट आ जाएगा कि वो गुड्स को सेल कर सके। तो इतना ही था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो थैंक यू एवरीवन।